हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे टेक्निकल स्टडी चैनल पर। जैसा कि हम लोग आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर के चैप्टरों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर हमने पढ़ा था आग लगने के कारण, आग के प्रकार, अग्निशामक जो यंत्र होते हैं उनके प्रकार कि आग कितने प्रकार की होती है, उनको बुझाने के लिए जो अग्निशामक यंत्र उपयोग किए जाते हैं उन सब यंत्रों के विषय में जाना था, उन सब यंत्रों के विषय में चर्चा किया था। तो इसी कड़ी में मैं अपना अगला वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे मूल प्राथमिक उपचार के साधन एवं दवाइयाँ, विद्युत झटका लगने के बाद प्राथमिक उपचार, कृत्रिम श्वास प्रक्रिया, कृत्रिम श्वास की विधियाँ और रक्षक उपकरण। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको मैं पूरी जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की थ्योरी को इसी प्रकार वीडियो के माध्यम से शॉर्ट नोट बनाकर देता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो आज के इस वीडियो में कुछ टॉपिक हैं, जिनमें पहला टॉपिक है मूल प्राथमिक उपचार जो होता है दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम किसी कार्यशाला में कार्य करते हैं तो हमारे बीच कार्य के दौरान घटना घटित हो जाती है। उस स्थिति पर हमें तुरंत चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है। हर समय चिकित्सक उपलब्ध नहीं होते, कुछ समय होते हैं, कुछ समय नहीं होते। तो उस समय जब हमको जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको प्राथमिक उपचार देना पड़ता है। तो उसी का जो प्रशिक्षण हर कर्मचारी को होना चाहिए कि उसके साथ तुरंत प्राथमिक उपचार करना चालू कर सकें। तो प्राथमिक उपचार करने के लिए हमें कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। इन दवाइयों और साधनों में सबसे पहले होता है टिंचर आयोडीन, टिंचर बेंजीन, डिटॉल, वर्नॉल जो होता है दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है जले हुए भाग में लगाया जाता है। उसके बाद दर्द निवारक गोलियां, बैंडेज, रुई, सेफ्टी पिन, कच्चा प्लास्टर, जाली वाला कपड़ा, जाली वाली पट्टी, इन सब चीज़ों को हम अपने फर्स्ट एड बॉक्स पर रखते हैं ताकि अगर कोई घटना घटती है तो हम चिकित्सक के पहले उसका प्राथमिक उपचार शुरू कर सकें। उसके बाद है दोस्तों विद्युत झटका लगने के बाद उपचार। जब किसी भी व्यक्ति को कारखानों में या वर्कशॉप में या फिर विद्युत का वर्क करते समय विद्युत का झटका लग जाता है तो झटका लगने के बाद उसके साथ प्राथमिक उपचार कैसे करें। तो विद्युत झटका जब लगता है तो जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको सबसे पहले हमें सूखी लकड़ी का डंडा हो और हम रबड़ वाले जूते पहनकर उसे तुरंत विद्युत के तार से पृथक करें और मेन सॉकेट से उस सर्किट को पृथक कर दें या मेन स्विच को ऑफ कर दें। यदि पीड़ित झुलस गया है, अगर पीड़ित जो है वो झुलस गया है तो उसके शरीर पर छाले पड़ गए हैं तो उसके घाव पर बर्नॉल लगाया जाता है। यदि पीड़ित व्यक्ति बेहोश हो गया है, उसको झटका ज़्यादा लग गया और वो बेहोश हो गया, उसकी सांस रुक रही है लेकिन उसकी अगर हृदय की जो धड़कन है या गति है वो चल रही है तो उसे कृत्रिम श्वास तुरंत ही चालू करना पड़ता है। तो इसलिए कृत्रिम श्वास की जो प्रक्रिया होती है, इन प्रक्रियाओं में कुछ विधियां होती हैं जिससे हम कृत्रिम श्वास को चालू कर सकते हैं। तो कृत्रिम श्वास की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, इसमें मुख्यतः 4 विधियों का उपयोग किया जाता है। 4 विधि के माध्यम से हम कृत्रिम श्वास प्रक्रिया को कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला होता है सिल्वेस्टर विधि, शेफर विधि, मुंह से मुंह में हवा भरना, कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा भी हम श्वास प्रक्रिया को चालू कर सकते हैं। सिल्वेस्टर विधि जो होती है दोस्तों, इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब पीड़ित के सीने पर छाले पड़ जाते हैं। जैसे कोई पीड़ित है, उसके सीने पर छाले पड़ गए या घाव हो गए तो उस समय यह विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में दोस्तों जो पीड़ित होता है उसे पीठ के बल लेटा दिया जाता है और उसके पीठ के नीचे तकिया लगा दिया जाता है जिससे इसका जो सीना होता है वो ऊपर उठ जाता है। और अब 2 स्थितियां होती हैं जिस प्रकार से हम इसको श्वास देंगे। पहली जो स्थिति होती है दोस्तों, इस स्थिति में पीड़ित के सिर के पास घुटने के बल बैठते हैं, फिर अपने दोनों हाथों को फैला लेते हैं और अब पीड़ित के दोनों हाथों को मोड़कर सीने के पास लाते हैं।
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो फर्स्ट स्थिति होती है उसके अंतर्गत हम पीड़ित के सिर के पास घुटनों के बल बैठेंगे और अपने दोनों हाथों को फैला लेंगे। अब पीड़ित के दोनों हाथों को मोड़कर सीने के पास लेके आएंगे। सेकंड जो कंडीशन होती है दोस्तों, इसके बाद अपने हाथ जो होते हैं वो पीड़ित के सीने पर, जो अपने हाथ होते हैं उससे पीड़ित के सीने पर दबाव डालते हैं, जिससे जो उसके फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में जो हवा भरी जाती है, हवा भरी हुई होती है, वो बाहर निकलती है। और कुछ सेकंड के बाद हम पीड़ित के हाथों के उसके सिर के ऊपर फैला देते हैं, जिस फैला देते हैं और उसके हाथों की जो मुट्ठी होती है उसे खोल देते हैं। ऐसा करने से यह क्रिया 8 से 10 बार की जाती है, जिससे श्वास सामान्य हो जाती है। उसके बाद दूसरी विधि जो होती है दोस्तों, वो सैफर विधि होती है। इस विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब पीड़ित के पीठ पर छाले या घाव हो जाते हैं। इस विधि में पीड़ित को दोस्तों पेट के बल लेटाया जाता है और पीड़ित के सीने पर तकिया लगाया जाता है। इसके बाद फिर 2 स्थितियां उत्पन्न होती हैं। उन 2 स्थितियों के माध्यम से हम श्वास पीड़ित को दे सकते हैं। पहली जो स्थिति होती है दोस्तों, इस स्थिति में पीड़ित के घुटने के पास बैठकर घुटनों के बल अपने हाथ के पंजे को पीड़ित की पीठ पर रखते हैं। और दूसरी स्थिति में दोस्तों, अब आगे की ओर झुककर जो पंजे होते हैं उसे पीड़ित की पीठ पर रखते हैं और दबाव डालते हैं। दबाव जैसे ही हम डालेंगे तो उसके जो फेफड़ों में जो हवा होगी वो बाहर निकलेगी, और उसके बाद कुछ समय बाद जो हम उसको दबाव देते हैं या भार जो रहता है हमारा, उसको हम हटा लेते हैं, जिससे फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है और फिर अंदर आती है। यह जब तक करते हैं जब तक श्वास सामान्य ना हो जाए। इस प्रकार से इन दोनों स्थितियों से सैफर विधि में जब पीड़ित को जो पीठ पर छाले या घाव होते हैं तो सैफर विधि के माध्यम से हम उसकी श्वास क्रिया को चालू कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो होता है वो होता है मुंह से मुंह में हवा भरना। इस विधि में पीड़ित के मुंह पर सीधे हवा भरी जाती है दोस्तों। इसे लाबोर्ड विधि भी कहते हैं। ये एग्जामों में बहुत पूछा जाता है कि लाबोर्ड विधि किसे कहते हैं। तो लाबोर्ड विधि दोस्तों मुंह से मुंह में हवा भरना, जिसमें हम सीधे हवा भरते हैं, उसे लाबोर्ड विधि कहते हैं। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लेटा लेते हैं और पीठ के नीचे तकिया लगा देते हैं, ताकि उसका जो सीना होता है वो ऊपर की ओर हो जाए और सिर भी थोड़ा ऊपर की ओर आ जाए। फिर पीड़ित के मुंह पर कपड़ा रखकर अपने मुख से बलपूर्वक हवा को पीड़ित के अंदर भरा जाता है, जिससे कि उसके जो फेफड़े जो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, उन फेफड़ों में जब हम बलपूर्वक हवा भरते हैं तो वो फूल जाते हैं और फिर हम अपने मुंह को हटा लेते हैं, जिससे जो हवा अंदर जाती है वह बाहर निकल आती है। तो पीड़ित की जो श्वास होती है वो सामान्य हो जाती है और चलने लगती है श्वास। दोस्तों ये जो लापोर्ड विधि है, ये एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है कि लापोर्ड विधि किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मुंह से मुंह में जो हवा भरना होता है इसे ही लापोर्ड विधि कहते हैं। इस विधि को अपनाने से पहले जो पीड़ित होते हैं उसके जो मुख होता है उसको अच्छी तरह से देख लेना चाहिए कि मतलब कोई तंबाकू या कोई भी ऐसी चीज़ उसके मुंह में ना हो, उसको पहले साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद ही इस विधि का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद चौथा नंबर जो होता है मुंह में यंत्र के द्वारा। तो एक पंप के माध्यम से जो पीड़ित होता है उसके मुख पर लगाकर दाब के साथ प्रेशर से हवा दी जाती है, जिससे उसका जो फेफड़े होते हैं पीड़ित के वो सिकड़े हुए होते हैं, तो उसमें प्रेशर के साथ हवा जाती है तो वो फूल जाते हैं और फिर पंप को हटा लिया जाता है, जिससे कि हवा बाहर निकल आती है और उसकी श्वास जो होती है वो सामान्य हो जाती है। उसके बाद दोस्तों किसी भी वर्कशॉप पर या विद्युतीय कार्य करते समय या अन्य कोई कार्य करते समय भी हमारे लिए प्रोटेक्शन होना जरूरी है। व्यक्ति की जब तक सुरक्षा नहीं होगी तो हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते। तो जो रक्षक उपकरण होते हैं, व्यक्तियों के लिए रक्षक उपकरण जो होता है वह कार्य करते समय पूर्ण सावधानी भी आवश्यक होती है। इसके लिए पूर्ण सावधानी व व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण होते हैं, PPE। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। यह शरीर को सुरक्षा देते हैं।
तो हमारे जो शरीर की सुरक्षा के लिए जो जो हमारे अंग हैं उन सब की सुरक्षा के लिए इक्विपमेंट होते हैं। तो चलिए इनको समझते हैं। सिर की सुरक्षा के लिए दोस्तों हेलमेट, बम्प कैप, हेयर नेट, इन 3 चीज़ों से हम सिर की सुरक्षा कर सकते हैं। आँख की सुरक्षा के लिए दोस्तों चश्मे होते हैं, हस्त आधारित स्क्रीन होती है जिसके माध्यम से हम हमारे आँखों की सुरक्षा कर सकते हैं। जैसे वेल्डिंग मशीन में जो रोशनी निकलती है वो हमारी आँखों के लिए हानिकारक होती है, तो उसके लिए हम चश्मा यूज करते हैं। चेहरे की जो सुरक्षा होती है दोस्तों, इसके लिए फेस शील्ड होती है जो शीशे की बनाई जाती है। इसके माध्यम से हम उसको लगा लेते हैं तो हमारे चेहरे पर किसी प्रकार की कोई भी, जैसे किसी वर्कशॉप पर कार्य कर रहे हैं और वहाँ से कोई चीज़, जैसे मशीनों में कार्य करते समय कोई नट निकल गया, एकदम से निकल के हमारे चेहरे के ऊपर आया या बॉडी के ऊपर आया, तो फेस शील्ड के माध्यम से हम उससे बचाव कर सकते हैं। श्वसन की जो सुरक्षा होती है, सांस लेने के लिए भी सुरक्षा उपकरण इक्विपमेंट होते हैं, जैसे गैस रेफ्रिजरेटर, डस्ट रेस्पिरेटर। डस्ट रेस्पिरेटर जो होता है दोस्तों, इससे जो हवा के साथ धूल के कण हमारी सांस उसमें जाते हैं तो वो इसके कारण नहीं जा पाते। कान की सुरक्षा के लिए दोस्तों ईयर बाल्ब होते हैं, ईयर प्लग्स होते हैं, मफ होते हैं। इनके माध्यम से हम कान की सुरक्षा कर सकते हैं। इनको लगाने के बाद हम वर्क को करेंगे तो हमारे कान में किसी प्रकार की, जहाँ पे जैसे मशीनें हों, बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, लाउडली वातावरण है, तो वहाँ पे हम इन इक्विपमेंट के माध्यम से अपने कानों की सुरक्षा कर सकते हैं। त्वचा की सुरक्षा के लिए बैरियर क्रीम होता है। शरीर की सुरक्षा के लिए डंकी जैकेट, एप्रन कोट, बॉडी वार्मर। दोस्तों इनमें से एप्रन कोट जो होता है वो मूलतः हर जगह होता है, तो इसका उपयोग अधिकतर किया जाता है। हाथ की सुरक्षा के लिए फाइबर के दस्ताने आते हैं दोस्तों, ग्लव्स है, पीवीसी फैब्रिक दस्ताने हैं। पैरों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बूट हैं, जूते हैं, पैर ढकने की पट्टी होती हैं, इनसे हम पैरों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे जो ITI करने वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों को ये वीडियो काफ़ी सहायक होगा। और आप अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले जो मेरे वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप वॉच करें।